वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो रिलेटेड है थर्मल फिजिक्स से। सवाल सबसे पहला हमारे पास है जो एडवांस 2016 में पूछा गया है। सवाल बहुत ही स्वीट है, बहुत प्यारा है, डिफिकल्ट उतना नहीं है, बट आपको कुछ चीज आपको लगेगा कि अच्छा यार ये तो दिमाग में नहीं आता पक्का। तो ऐसा सवाल है ये। द एंड्स PQ and R of two thin wires PQ and RS are soldered together. Initially, each of the wire has a length of 1 meter at 10 degrees Celsius. Now the end P is maintained at 10 and the S is heated and maintained at 400. The system is thermally insulated from its surrounding. If the thermal conductivity of wire PQ is twice that of wire RS and the coefficient of linear thermal expansion of PQ is this much, the change in length of the wire PQ. तो यहाँ पे दो वायर हैं और उसमें से वायर जो PQ है हमारे पास उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स आपको दी गई हैं और वही पूछा गया है कुछ उसमें से। तो यहाँ पे बना देते हैं कि हमारे पास PQRS इस तरीके से सिचुएशन है, वायर्स हैं बहुत पतले और उनको ऐसे जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर दोनों की लेंथ बराबर है 10 डिग्री सेल्सियस पर 1 मीटर के बराबर। ये आपके पास है 1 मीटर इसका लेंथ और इसका लेंथ है 1 मीटर और यहाँ पे पूरी रॉड का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। इट्स 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, पूरा रॉड 10 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सराउंडिंग से आइसोलेटेड रखी गई हैं, कह सकते हैं कि इंसुलेशन है सराउंडिंग के और इनके बीच में, यानी सराउंडिंग में कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं लेना है। ये बहुत बड़ा रिलीफ है हमारे लिए। अब क्या कहते हैं कि P जो एंड है उसको 10 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रखा जाता है, जैसे भी रखना चाहें बहुत तरीके हो सकते हैं। तो इस वाले एंड को 10 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन हमने रखा है और दूसरे वाले एंड S को हमने 400 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रखा है। दिस इज 400 डिग्री सेल्सियस और इस वाले एंड का जो टेम्परेचर है वो कितना है हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर। ये हमारे पास जॉइंट है Q एंड R। क्वेश्चन में कहा है कि इसका थर्मल कंडक्टिविटी डबल है इसके थर्मल कंडक्टिविटी से। अब हमसे कहा गया है कि इसका यदि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पता है तो बताना है हमें कि लेंथ में चेंज कितना होगा इस वाले पार्ट की लेंथ में। इस 1 मीटर जो था इसका लेंथ 10 डिग्री सेल्सियस पे, उसमें कितना चेंज हमें देखने को मिलेगा। तो पहले एक्सपेंशन वाले पार्ट को छोड़ दीजिए, पहले हम बात करते हैं कि इसके कंडक्शन की, कि टेम्परेचर जो है अलग अलग पार्ट का कितना कितना होगा। तो देखिए हम मान लेते हैं कि स्टेडी स्टेट पहुंच चुकी है और हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट करंट जो है वो फ्लो हो रहा है और ये साथ साथ जुड़ी हुई हैं। तो जितना करंट यहां से पास होगा उतना ही करंट यहां से पास होगा। तो मैं फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन जो है लगा सकता हूं। तो मैं जानता हूं कि जो हीट करंट होता है, हीट करंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास KA डेल्टा T डिवाइडेड बाय L। KA डेल्टा T बाय L, यहाँ पे जो है मॉड लगा सकते हैं बिकॉज यहाँ पे डेल्टा T जो है वो ज्यादा माइनस कम हमें लेना होता है। तो ये हमें फॉर्मूला लगाना है। तो मैं यहां लिखूंगा करंट इस वाले पार्ट में, RS में जो करंट है IRS इज इक्वल टू IPQ। तो आप लिखेंगे यहाँ पे KA डेल्टा T ज्यादा माइनस कम, जंक्शन का टेम्परेचर T मान लेता हूं, T माइनस 400 माइनस T डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू, यहां पे हमारे पास है K 2K इंटू A ज्यादा माइनस कम T माइनस 10 डिवाइडेड बाय लेंथ है। L जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, KA आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो 400 माइनस T इज इक्वल टू 2T माइनस 20। सो आ जाएगा आपके पास 3T इज इक्वल टू 420 और आ जाएगा आपके पास T इज इक्वल टू 140 डिग्री सेल्सियस। सो 140 डिग्री सेल्सियस हमारे जंक्शन का टेम्परेचर हमें मिल जाता है। अब बात करते हैं हम रॉड PQ की। रॉड PQ पे आ जाते हैं। रॉड P है हमारे पास एंड ये Q है। यहाँ का टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और हीट जो है वो लेफ्ट साइड से राइट से लेफ्ट की तरफ जो है वो फ्लो हो रही है। स्टेडी स्टेट में हम पहुंच चुके हैं, स्टेडी स्टेट में पहुंच चुके हैं। अब दिमाग में आएगा ठीक है सर, टेम्परेचर जो है 140 से 10 के बराबर हो चुका है, तो चलिए इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं कि डेल्टा L इज इक्वल टू L अल्फा डेल्टा T और हमारा काम हो जाएगा।
हमें चेंज इन लेंथ पता चल जाएगा। लेंथ इनिशियल है 1, अल्फा की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 और टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ है कि अब ये 140 माइनस 10 कितना हो गया हमारे पास 130। इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज हम जानते हैं कि एक रॉड है और रॉड का लेंथ है L0। इस रॉड का टेम्परेचर T से T प्लस डेल्टा T करने पर इसमें चेंज आता है L0 अल्फा डेल्टा T। तो हमें रॉड का इनिशियल टेम्परेचर देखना होगा। पहले रॉड 10 डिग्री सेल्सियस पे थी, लेकिन अब रॉड के हर एक पार्ट का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग है। यहां का टेम्परेचर जो है हो सकता है लेट्स से 30 के बराबर, यहां हो सकता है 50 के बराबर, यहां हो सकता है 70 के बराबर, और पहले इनका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस पे था। तो टेम्परेचर का डिफरेंस इनिशियल स्टेट से फाइनल के बीच में लेना है, ना कि इस एंड और इस एंड के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस लेना है। हाँ सर समझ गए। तो मैं क्या कर रहा हूं कि पहले इनिशियल यदि बात करें, इनिशियल रॉड की बात करें तो यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस था, हर जगह 10 डिग्री सेल्सियस था, पूरी रॉड 10 डिग्री सेल्सियस पे थी। इस वाले पार्ट का टेम्परेचर 10 डिग्री से हो चुका है 70, इस वाले पार्ट का 10 से हो चुका है 50, इस वाले पार्ट का हो चुका है 10 से 30, इसका तो सेम ही है, और इस वाले पार्ट का टेम्परेचर जो है वो 10 से हो चुका है 140 के बराबर। तो हमें हर एक पार्ट का एक्सपेंशन जो है वो कैलकुलेट करना होगा, और हर एक एक्सपेंशन को जोड़ के मुझे टोटल एक्सपेंशन निकालना होगा। तो यदि मैं इसमें एक्सपेंशन मान लेता हूं DL, इसमें DL, 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 DL1, DL2, DL3, तो DL1, DL2, DL3, DL4, DL5, DL6, DL7 उन सबका समीशन मुझे करना होगा। तो ऐसी क्लासिक सिचुएशन में हम फंसते हैं, तो हम अपने एलिमेंट को याद रखते हैं, इंटीग्रेशन को याद करते हैं। तो चलिए इंटीग्रेशन इसका करते हैं। सबसे पहले मैं इस रॉड में मैं x लेंथ पर, x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट ले लेता हूं, x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट ले लेता हूं जिसका थिकनेस जो है dx के बराबर है। अब इसका टेम्परेचर मुझे प्राप्त करना है कि इसका टेम्परेचर कितना होगा। तो मान लीजिए इस रॉड का टेम्परेचर जो है यहां से x डिस्टेंस पर है T इज इक्वल्स टू कोई भी मान लीजिए आप ax प्लस b ले लीजिए। तो टेम्परेचर T बराबर 10 डिग्री सेल्सियस है, x की वैल्यू 0 पर, तो b की वैल्यू मिल जाती है आपको 10 के बराबर, और जब लेंथ 1 मीटर हो जाती है तो टेम्परेचर 140 हो जाता है। सो 140 इज इक्वल्स टू a प्लस b व्हिच इज 10, तो a की वैल्यू मिल जाती है आपको 130 के बराबर। तो हमें एक इक्वेशन मिल जाती है, लीनियर इक्वेशन, जो हमें अलग अलग पॉइंट्स पर टेम्परेचर की वैल्यू बताती है स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट पर आपको मिल जाता है टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 130x प्लस 10 के बराबर। ये टेम्परेचर है यहां से x डिस्टेंस पर किसी पॉइंट का। अब इस छोटे से एलिमेंट के लिए आप जो है एक्सपेंशन निकालिए, कितना एक्सपेंशन हो जाता है। तो मैं इस छोटे से एलिमेंट के लिए लिख रहा हूं कि ये छोटा सा एलिमेंट है, इनिशियल इसका लेंथ था dx के बराबर, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज अल्फा। अब इसका लेंथ जो है हो जाता है ज्यादा, इसका लेंथ हो जाता है ज्यादा, हो जाता है dx प्लस dl के बराबर, dx प्लस dl इसका विड्थ हो जाता है, और टेम्परेचर इसका हो जाता है पहले था इसका 10 डिग्री सेल्सियस और अब इसका टेम्परेचर हो जाता है T which is 130x प्लस 10 के बराबर। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं कि लेंथ में जो चेंज आया है DL इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ इज dx इंटू अल्फा इंटू डेल्टा T, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो ये 10 से 10 चला गया, आपको मिल जाता है यहाँ से DL इज इक्वल टू dx इंटू अल्फा इंटू 130x। तो यहां से जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको बाहर निकाल दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ। तो इस छोटे से एलोंगेशन का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे बड़ा एलोंगेशन मिल जाएगा, टोटल एलोंगेशन मिल जाएगा इज इक्वल टू 130 अल्फा इंटू x dx, और x की लिमिट आपको रखनी है 0 से लेके 1 मीटर तक। तो यहाँ ये हम सॉल्व तब कर पा रहे हैं क्योंकि एक्सपेंशन काफी ज्यादा कम है, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, नहीं तो एक्सपेंशन ही बहुत ज्यादा हो गया, सॉल्व इसमें हम नहीं कर पाएंगे। तो DL is total expansion delta L is equals to 130 into alpha. Alpha is how much? Alpha is 1.2 into 10 to the power minus 5. 1.2 into 10 raised to the power minus 5 x square by 2 यानी कि 1/2। और यदि आप गलती से इस तरीके से सॉल्व करते तो आपका आंसर जरूर आता, आपका आंसर फिर भी आता, और वो आंसर ऑप्शन में दिया भी हुआ है, ठीक है। तो आप जो है तगड़ा गलती हो जाता, 1.56 जो है आपका आंसर आपको मिलता यदि आप ऐसे लगा देते, बिना सोचे समझे फॉर्मूला लगाते
आंसर आ जाता आपका सी ऑप्शन, लेकिन सी ऑप्शन आंसर नहीं है। आंसर में हमारे पास 1/2 एक्स्ट्रा मिलता है, तो ये बना लिया आपके पास 0.6, ये आ जाता है आपके पास 6 0 गया 78 इंटू 10⁻³ मीटर आपको मिल जाता है। तो आपको मिल जाता है यहाँ से 78 मिलीमीटर, राइट? कुछ गलती कर दी क्या? 78 - 5 है ये, तो 0.78 mm जो है आपको मिल जाता है एक्सपेंशन। 0.78 mm जो है हमारे पास एक्सपेंशन हमें मिल जाता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन देनी है आपको। स्पेशल प्राइज वीक, यानी कि ये जो वीक चल रहा है ये अनअकैडमी का स्पेशल प्राइज वीक है। क्यों? क्योंकि प्राइजेस फिर से बढ़ने वाले हैं और वो बढ़ेंगे ही, ठीक है, यानी कि प्राइस हाइक होने वाला है। तो इससे पहले एक स्पेशल ऑफर निकाला हुआ है अनअकैडमी की साइड से, ठीक है ना। अगर आप मेरा कोड यूज करते हो NKC सर लाइव, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता ही है, ठीक है। अगर आप 17 सितंबर से पहले पहले सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट और मिलेगा। टोटल 20% डिस्काउंट आपके पास हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ऑफर है बच्चों। एज सून एज पॉसिबल एनरोल कर लीजिए और NKC सर लाइव कोड डालना मत भूलिएगा। देखिए, अनअकैडमी चैंपियंस बच्चों, अगर आप अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट्स हैं और 2021 में एग्जाम देना आपका मतलब एम है, एडवांस दोगे, मेंस दोगे और आपकी बहुत अच्छी रैंक आती है, ठीक है ना, तो आप बच्चों एक गूगल फॉर्म है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, उसको आप फिल करिए। उसको अगर आप फिल करोगे और आपका बहुत ही अच्छी जगह सिलेक्शन होता है और बहुत अच्छी रैंक आती है तो आपको एक बहुत ही अच्छी अमाउंट में कैश रिवॉर्ड मिलेगा फ्रॉम द साइड ऑफ अनअकैडमी, ठीक है बच्चों। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है और ये कैश रिवॉर्ड इतना कम नहीं है, अच्छा खासा है। इसको धीरे धीरे हम डिस्क्लोज भी कर देंगे, ठीक है ना। और ये केवल प्लस लर्नर्स के लिए ही वैलिड है जिन्होंने 31 अगस्त से पहले एनरोल किया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एडवांस 2016 में। सवाल पढ़ते हैं, अ वाटर कूलर ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी 120 लीटर कैन कूल वाटर एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ P वॉट्स। यानी कि जो कूलिंग का रेट है उस वाटर कूलर का, वो आपको दिया हुआ है 1 P वॉट के बराबर in a closed circulation system as shown schematically in the figure. The water from the cooler is used to cool an external device that generate constantly 3 kilowatt of heat thermal load. The temperature of water fed into the device cannot exceed 30 degrees Celsius and the entire stored 120 liter of the water is initially cooled to 10 degrees Celsius. The entire system is thermally insulated. The minimum value of P for which the device can be operated for 3 hours. तो हमें इस पूरी सिस्टम को, पूरी असेंबली को 3 घंटे तक चलाना है। देख लीजिए यहाँ पे काम क्या हो रहा है। ये कूलर जो है पानी को ठंडा करता है और ये गर्म पानी, ये जो पानी है ठंडा, ये पानी ठंडा जाता है मशीन में और ये मशीन जो है कॉन्स्टेंटली पावर जनरेट कर रही है कितना, 3000 जूल पर सेकेंड की रेट से, और ये पानी को जो है गर्म करती है ऑफ कोर्स, फिर वाटर कूलर में जाता है, फिर पानी ठंडा होता है। ये जो ट्यूब्स हैं इनका वॉल्यूम आपको नेग्लेक्ट करना है। इन ट्यूब्स का वॉल्यूम आपको नेग्लेक्ट करना है कि यार होता भी है, जितने भी सर्कुलेशन सिस्टम्स होते हैं उनमें से पाइप्स बहुत छोटे होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ये 120 लीटर इसका कैपेसिटी है तो 50 लीटर जो है ऐसे पाइपों में घूम रहा है ना। तो क्योंकि हमें बहुत फास्ट जो है इसका सर्कुलेशन करवाना होता है, तो मैं मान रहा हूं कि इनका जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है। तो यहां पे मैं लिखूं कि मिनिमम पावर हमें रिक्वायर्ड चाहिए, मिनिमम पावर चाहिए हमें वाटर कूलर की, तो हमें यहां डिवाइस में जो वाटर है वो 30 डिग्री सेल्सियस पे फेड करवाना होगा। हमें 30 डिग्री सेल्सियस पर हम मैक्सिमम टेम्परेचर ले जा सकते हैं, 30 से ज्यादा नहीं ले जा सकते। तो मैं यहां लिखूंगा कि रेट ऑफ हीटिंग जो पानी को हीट कर रही है रेट, उस रेट माइनस रेट ऑफ कूलिंग कि एक जना पानी जो है गर्म कर रहा है, एक जना पानी को ठंडा कर रहा है, इन दोनों की रेट को यदि मैं माइनस कर देता हूं तो मुझे मिल जाता है नेट रेट ऑफ हीटिंग मुझे मिल जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि इस रेट से यदि 3 घंटे हम ऑपरेट करें 3 into 3600
3 घंटे हम इस रेट से ऑपरेट करते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो पानी है, ये पूरा का पूरा जो पानी है वो 10 डिग्री सेल्सियस जो इनिशियल इसका टेम्परेचर था उससे 30 तक ही जाना चाहिए। 10 से सिर्फ 30 तक ही जो है टेम्परेचर जाना चाहिए। तो मैं इसे लिख सकता हूं कि 120 लीटर में 120 केजी ही वाटर होगा इनटू एस। एस इज 4200 किलो जूल में है, तो जूल में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको। 4200 इनटू डेल्टा टी, डेल्टा टी इज 20, 30 माइनस 10। अब इसे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहां रेट ऑफ हीटिंग की यदि बात करें, रेट ऑफ हीटिंग हमारे पास कितना है 3 किलोवाट, यानी 3000 वाट हमारे पास है, माइनस पी मैं लिख देता हूं इसे, इज इक्वल टू 120 इंटू 4200 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 3600 इंटू 3। तो यहां से 1 2 और 1 2 ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। 6 से चला गया 7 बार, 6 से चला गया 6 बार, 6 से चला गया ये 20 बार, और कुछ बचा है क्या? बस यही है। सो 20 20 400 और ये 2800 आपको मिल जाता है डिवाइडेड बाय 3, ये आपको मिलता है 3000 माइनस पी की वैल्यू 400 2800, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो पी की वैल्यू आपको मिल जाती है 3000 माइनस 2800 डिवाइडेड बाय 3, तो मिल जाएगा आपको 9000 माइनस 2800 डिवाइडेड बाय 3। सो 9000 में से आप 2 माइनस करेंगे तो 7000, 6200 डिवाइडेड बाय 3, 6200 डिवाइडेड बाय 3 आप यदि करते हैं तो आपको पी की वैल्यू मिल जाती है, कितना आएगा 3 दूनी 6 और ये आएगा आपके पास 0 6 18 2 2.20.66 जो है वॉट आपको आंसर मिलने वाला है, लगभग इतना 2066 वॉट के बराबर है। अब चेक कर लेते हैं 2066, इसका मतलब 2067 जो है हमारा आंसर होने वाला है। ठीक, तो ये हुई हमारे पास मिनिमम पावर, ये हुई मिनिमम पावर। और यदि ये कूलिंग का पावर हम और बढ़ा देंगे तो होगा क्या कि जो पानी यहां से जा रहा है 30 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर और भी कम हो जाएगा, फिर वो हमारी लग्जरी आ जाती है, हम कितना ठंडा पानी यहां से गुजारना चाहते हैं। मिनिमम का है कि मिनिमम 30 तो जाना ही चाहिए, उससे भी कम हम ले जा सकते हैं, यानी कि ठंडक और ज्यादा कर सकते हैं बेसिकली, है ना। तो मिनिमम हमें 2067 वॉट का जो है कूलर लगवाना पड़ेगा। ठीक था सवाल। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये, पैरेलल रेज ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी दिस मच आर इंसिडेंट ऑन अ स्फेरिकल ब्लैक बॉडी केप्ट इन सराउंडिंग्स ऑफ टेम्परेचर 300 केल्विन। हमारे पास एक स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है जिसका एमिसिविटी ऑफ कोर्स 1 होगा। यहाँ पे पैरेलल लाइट की जो रेज हैं इस पर इंसिडेंट होती हैं, इंसिडेंट होती हैं लाइट रेज इस तरीके से, लाइक दिस। लाइट की जो रेज हैं वो इंसिडेंट इस पर हो रही है और जिस सराउंडिंग में ये है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर है 300 केल्विन के बराबर। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इतना है, अज्यूम दैट द एनर्जी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग इज ओनली थ्रू रेडिएशन, सिर्फ रेडिएशन यहां पे अज्यूम करना है। द फाइनल स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज क्लोज टू। तो देखिए होगा क्या यहाँ पे कि जैसे ही लाइट इस पर आएगी, ये ब्लैक बॉडी है, ये कहेगी मैं तो जन्म ही ब्लैक हुआ है, तो मैं तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए ही पैदा हुई हूं, तो ये इसको एब्जॉर्ब करने वाली है, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी और एब्जॉर्ब ये करेगी तो साथ साथ में इसका टेम्परेचर जो है बढ़ेगा। सब बात जानते हैं कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा, तो ये रेडिएशन रिलीज भी कर रही होगी, ये रेडिएशन रिलीज भी कर रही होगी लाइक दिस। और रेडिएशन हम जानते हैं कि पूरे एरिया से, जितना भी इसका सरफेस एरिया है, उस सरफेस एरिया से रेडिएशन रिलीज हो रही होगी। एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब रेडिएशन इससे निकलने वाला इतना ज्यादा हो जाएगा, जिस रेट से रेडिएशन आ रहा है वो पूरा का पूरा रेडिएशन जो है इमिट कर रही होगी बॉडी, और उस इंस्टेंट पे कह सकते हैं कि इसका पेट भर चुका है, यानी कि अब इससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ सकता है, इससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ सकता है। और ये सब बात जो है जानते भी हैं। मान लीजिए आपके पास जो है वो पानी है, मान लीजिए कोई बर्तन है और उस बर्तन को आप हीट किए जा रहे हैं अपनी गैस से, तो गैस से हीट करते करते एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आ जाएगा कि बाद इसके बाद ये टेम्परेचर और बढ़ नहीं सकता है। आप ऐसा यदि नहीं होगा तो क्या होगा कि आप 2000 3000 5000 10000 डिग्री सेल्सियस में जो है वो ऑब्टेन कर पा रहा हूं, ऐसी घरेलू जो डोमेस्टिक गैसेस होती हैं, स्टोव्स होते हैं, उस पे मैं 10,000 डिग्री सेल्सियस कर लेता टेम्परेचर ऑब्टेन, लेकिन ऐसा नहीं होता है बिकॉज जो ऑब्जेक्ट है वो रेडिएशन इमिट भी करता है
और रेडिएशन का जो रेट यदि बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि अब टेम्परेचर का बढ़ना बंद हो चुका है। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि P ऑफ एब्जॉर्प्शन की जो रेट है एब्जॉर्प्शन का इज इक्वल टू P ऑफ रेडिएशन। जितना रेडिएट कर रही है जिस रेट से उस रेट से वो एब्जॉर्ब कर रही है। तो एब्जॉर्प्शन का रेट मैं लिख सकता हूं इंटेंसिटी इनटू एरिया, इंटेंसिटी इनटू एरिया। देखिए कितने एरिया में लाइट जो है पड़ रही है, मैं कह सकता हूं कि पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो इंटेंसिटी इज 912 इनटू पाई आर स्क्वायर, एक्सक्यूज मी, इज इक्वल्स टू रेडिएशन, कितना रेडिएट ये कर रही है एनर्जी। तो रेडिएट एनर्जी को लिख सकता हूं मैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से, E is sigma T raised to the power 4, E की वैल्यू है 1 के बराबर, A एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया, कितने एरिया से रेडिएशन हो रहा है, इनटू सिग्मा, सिग्मा इज 5.7 इनटू 10 रेज्ड टू द पावर -8 इनटू T रेज्ड टू द पावर 4। इसका फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, वो 300 के बराबर, 300 का पावर 4। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। 4 पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर चला गया, इससे आप उड़ाएंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 228 डिवाइडेड बाय 5.7, इसको 57 इंटू 10 टू द पावर -9 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू T रेज्ड टू द पावर 4 माइनस 300 रेज्ड टू द पावर 4। तो ये बन जाएगा आपके पास, 4 बार उड़ जाएगा ये, सो इट्स 40 इंटू 10 रेज्ड टू द पावर 8 आपको मिल जाता है, प्लस 300 रेज्ड टू द पावर 4 है, ये आ जाएगा T रेज्ड टू द पावर 4। ये देखिए कितना आ जाएगा, 40 इंटू 10 रेज्ड टू द पावर 8 प्लस 81 इंटू 10 रेज्ड टू द पावर 8 इज इक्वल टू T रेज्ड टू द पावर 4। सो T रेज्ड टू द पावर 4 आपको मिल जाएगा 121 इंटू 10 रेज्ड टू द पावर 8। तो आपको ये मिलेगा T रेज्ड टू द पावर T इज इक्वल टू 121 रेज्ड टू द पावर 1/4 इंटू 10 टू द पावर 2। अब ये देखिए 121 जो है उसका पावर 1/4 है, तो यदि इसका आंसर 3 हो सकता है क्या, 3 या 9 नाम 81, यानी 3 से ज्यादा होगा, 4 हो सकता है क्या, 4 4 16, 16 256, तो 3 या 4 के बीच में ये हमें वैल्यू मिलने वाली है, और 3 के पास में ये 121 रेज्ड टू द पावर 1/4, ठीक है। तो 3 से थोड़ा सा ज्यादा, 4 से ज्यादा कम, कहीं बीच में आपको ये मिलेगा, और साथ में हमारे पास होगा 10 टू द पावर 200। सो लगभग 300 से लेके 400 के बीच में हमारा आंसर आना चाहिए। चेक कर लीजिए ऑप्शंस में, ऑप्शन में 300 से 400 के बीच में एक ही ऑप्शन है, दैट इज 330, तो हमारा आंसर ए हमें मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा गया है एडवांस 2016 में। सवाल पढ़िए, सवाल क्या कहता है, अ मेटल इज हीटेड इन अ फर्नेस वेयर अ सेंसर इज केप्ट अबव द मेटल सरफेस टू रीड द पावर रेडिएटेड बाय द मेटल। द सेंसर हैज अ स्केल दैट डिस्प्लेज log 2 P/P0। ये देखिए थोड़ा सा प्रिंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये लिखा है log, बेस इसका 2 है और यहाँ लिखा है P/P0। जो सेंसर है वो ये रीडिंग पढ़ता है, रीडिंग जो है आती है आपके पास log P/P0, बेस 2 है। When the metal surface is a temperature of 487 degrees Celsius, the sensor shows a value 1. Assume that the emissivity of the metallic surface remains constant. What is the value displayed by the sensor when the temperature of the metal surface is raised to 2767 degrees Celsius? तो ये सवाल कुछ ऐसे है कि ये हमारे पास एक मेटल ब्लॉक है, मेटल ब्लॉक का टेम्परेचर यदि सराउंडिंग से ज्यादा होगा तो ये रेडिएट करता है एनर्जी को रेडिएट करता है। इस मेटल सरफेस के ऊपर जो है हमने एक सेंसर लगा रखा है, और सेंसर क्या करता है कि यहां से निकलने वाली जो रेडिएशन है उसको पढ़ लेता है, रेडिएशन को पढ़ लेता है। तो पहले जब टेम्परेचर 487 डिग्री सेल्सियस था तो रीडिंग आती है हमारे पास 1 के बराबर। तो हम इसे कैलिब्रेट कर लेते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं कि P0 की वैल्यू है क्या भाई, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि रीडिंग नंबर 1 क्या आती है, टेम्परेचर है साहब 487 डिग्री सेल्सियस। तो पहले आप 487 को कन्वर्ट करिए केल्विन में, तो जाएगा आपके पास 750 केल्विन हमारे पास टेम्परेचर है। तो पावर जो ये रेडिएट कर रहा होगा वो मैं कह देता हूं P1 की वैल्यू होगी E एमिसिविटी। बिकॉज ये ब्लैक बॉडी नहीं है, ऐसा मेंशन नहीं है कि ब्लैक बॉडी है, तो हम E की वैल्यू E ही रखेंगे। एरिया जो भी है उसका, सिग्मा की वैल्यू सिग्मा T रेज़ टू द पावर 4, 750 रेज़ टू द पावर 4,
ये हमारे पास वैल्यू है और हमें वैल्यू मिलती है 1 के बराबर सेंसर के द्वारा। तो मैं P1 की वैल्यू यहां पे यदि चढ़ा दूं तो आपको मिलता है रीडिंग इज इक्वल टू log 2 P बाय P नॉट, P1 बाय P नॉट इज इक्वल टू 1। अब log यहां से हटाएंगे तो आपको मिलेगा P1 बाय P नॉट इज इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर 1। तो यहां से आपको मिल जाएगा P1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स P नॉट, या मैं ये कह सकता हूं यहां से कि जो P नॉट है दैट इज P1 बाई 2, P1 बाई 2 यानी कि दिस वैल्यू P1 डिवाइडेड बाई 2। अब टेम्परेचर हो जाता है कितना, बाद में टेम्परेचर हो जाता है 2767। अब यहां पर रीडिंग हमें बतानी है क्या होगा। सो 2767 को पहले आप कन्वर्ट करिए केल्विन में, 273 इसमें ऐड करिए, 7 3 10, 7 7 14, 4 1 8 10, 0 3 3, 30-40 केल्विन जो है आपको यहाँ पे टेम्परेचर मिलता है। तो मैं नई पावर को लिख सकता हूँ P2 इज इक्वल टू E, इमिसिविटी कांस्टेंट है टेम्परेचर के साथ, एरिया सेम है, सिग्मा सेम है, T रेज टू दी पावर 4, 30-40 रेज टू दी पावर 4। तो यहां से मैं रीडिंग लिख सकता हूं, रीडिंग की वैल्यू क्या होगी, लॉग बेस हमारे पास है 2, P2 डिवाइडेड बाय P नॉट, P2 की वैल्यू है E A सिग्मा 30-40 रेज टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय P नॉट, P नॉट है P1 बाई 2 के बराबर और P1 हमारे पास है कितना, E सिग्मा A, E A सिग्मा T रेज टू दी पावर 4 740 रेज टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा 2 यहां पर। तो ये हमें एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमें सॉल्व करना है, 750 है नॉट 740। तो E A सिग्मा आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, log बेस 2 इन दोनों को आप कंबाइन करके लिख सकते हैं 30-40 डिवाइडेड बाय 750 रेज टू दी पावर 4 और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 2। तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे चला जाता है। एक बात देखिए, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन में तो कुछ पंगा नहीं हुआ है, ये आपके पास है 10 8 16 760 आना चाहिए, यहाँ पे 760 आना चाहिए, दिस इज 760, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 760। अब ठीक है, तो 6 चौक 24, तो ये 4 बार जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 4 रेज टू दी पावर 4 एंड 2, तो आपको यहाँ मिलेगा log बेस 2 रेज टू दी पावर 2, 8 और एक 9 मिल जाएगा 2 रेज टू दी पावर 9, सो यहाँ मिल जाएगा 9 log 2 2, तो ये बन जाएगा आपके पास 1, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 9। तो 9 रीडिंग जो है हमें मिलने वाली है सेंसर के द्वारा, तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा, 9 के बराबर, ठीक है।